जो पोएम आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है सॉन्ग फॉर अ डार्क गर्ल और ये लिखी है लैंगस्टन ह्यूज ने। लैंगस्टन ह्यूज एक ब्लैक अमेरिकन पोएट थे और दो बड़ी लिटरेरी मूवमेंट्स हार्लेम रेनेसांस और द न्यू नीग्रो मूवमेंट दोनों में ही लैंगस्टन ह्यूज का एक बहुत बड़ा रोल था। अपनी पोएट्री के थ्रू लैंगस्टन ह्यूज ब्लैक कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जो भी इनजस्टिसेस और डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक कम्युनिटी के साथ होते रहे हैं उससे ब्लैक कम्युनिटी को कैसा फील होता है वो अपनी पोएट्री के थ्रू लोगों को बताते हैं। ये पोएम पब्लिश हुई थी ईयर 1927 में और 1920s का टाइम ब्लैक कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। ये टाइम था जिम क्रो लॉज का, जिनके अंडर ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को ये अलाउड नहीं था कि वो वाइट कम्युनिटी के लोगों के साथ उठे बैठे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, थिएटर्स में, रेस्टोरेंट्स में और स्कूल्स में। ये टाइम कू क्लक्स क्लैन का भी था, एक ऐसी वाइट कम्युनिटी जो जूज और ब्लैक लोगों के अगेंस्ट काम करते थे, उनको इंटिमिडेट करना, उनको मारना पीटना और उनको पेड़ों से लटका देते थे ताकि सभी कम्युनिटी के लोग इस बात से लेसन ले सकें। जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी ऐसा ही एक इनजस्टिस हुआ है। पोएम है एक ब्लैक कपल के बारे में जिसमें से लड़के को पीट पीट कर मार डाला गया है और उसकी डेड बॉडी को चौराहे के एक पेड़ से लटका दिया गया है। ये पोएम एक सॉन्ग के फॉर्म में है जैसा कि हम टाइटल से देख सकते हैं और इसकी स्पीकर है वो प्रेमिका जिसके प्रेमी की अभी अभी हत्या कर दी गई है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इस पोएम की एक बार लाइन बाय लाइन समरी दे देती हूँ। जो लोग यहाँ समरी के लिए है वो समरी के बाद जा सकते हैं और उसके बाद हम पोएम का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, हिस्टोरिक टर्म्स हैं, सिंबल्स हैं, अल्यूजन्स हैं, वो सब मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस पोएम को। सॉन्ग फॉर अ डार्क गर्ल बाय लैंगस्टन ह्यूज। वे डाउन साउथ इन डिक्सी ब्रेक द हार्ट ऑफ मी, दे हंग माई ब्लैक यंग लवर टू अ क्रॉस रोड्स ट्री। तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो एक सॉन्ग के जैसा है, एक राइम स्कीम है, रिदम है और जो टाइटल है उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये पोएम एक डार्क गर्ल के बारे में है। तो शुरू में ही हमें मालूम पड़ जाता है कि ये पोएम रेसिज्म के बारे में होने वाली है। पोएम की पहली ही लाइन में हमें पता चल जाता है कि ये घटना डिक्सी में हुई है। डिक्सी एक ऐसी टर्म है जो अमेरिका के सदर्न स्टेट्स के लिए यूज की जाती है। ये घटना डिक्सी में हुई है। सोचते हुए भी मेरा दिल टूट रहा है कि उन्होंने मेरे ब्लैक यंग लवर को मार डाला और मारकर उसकी डेड बॉडी को चौराहे के एक पेड़ से लटका दिया। सेकेंड स्टैंजा में स्पीकर कहती हैं, वे डाउन साउथ इन डिक्सी ब्रूज्ड बॉडी हाई इन एयर, आई आस्क्ड द व्हाइट लॉर्ड जीसस व्हाट वाज द यूज ऑफ प्रेयर। स्पीकर बता रही हैं कि डिक्सी में मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे लवर की बॉडी ब्रूज्ड थी, उस पर जख्म थे और वो लटकी हुई थी हवा में बहुत ऊंची। मैंने अपने वाइट लॉर्ड जीसस से पूछा, मैंने अपने ईश्वर से पूछा कि अगर हमारे साथ इस तरह का इनजस्टिस होना ही है तो फिर प्रेयर करने का क्या यूज है। और इसके बाद स्पीकर कहती हैं, वे डाउन साउथ इन डिक्सी ब्रेक द हार्ट ऑफ मी, लव इज अ नेकेड शैडो ऑन अ नाल्ड एंड नेकेड ट्री। तो स्पीकर फिर से याद करती हैं कि डिक्सी में मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा दिल टूट रहा है याद तक करते हुए। इस घटना के बाद लव की डेफिनेशन, प्यार की परिभाषा मेरे लिए पूरी तरह से बदल चुकी है। प्यार अब मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि जब भी मैं अब प्यार के बारे में सोचूंगी तो मेरे जहन में सिर्फ वो शैडो आएगी जो मेरा लवर एक नाल्ड और नेकेड ट्री पर उसकी बॉडी टंगी हुई थी, उसकी जो शैडो है। अब जब भी मैं प्यार के बारे में सोचूंगी तो वही मेरे दिमाग में आएगी। यहाँ पर नाल्ड और नेकेड, नाल्ड यानी टेढ़ा मेढ़ा डरावना भूतिया ट्री और नेकेड यानी उस ट्री पे कोई पेड़ पत्ती फ्रूट्स नहीं थे, तो वो बहुत ही डेजोलेट, बहुत वीरान, सैड दिखने वाला एक ट्री था जिस पे उसके लवर की लाश टंगी हुई थी और उसकी शैडो ही अब उसके जहन में प्यार की परिभाषा बन के रह जाएगी। यहाँ पे पोएट आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहे हैं कि जब किसी के साथ एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जिसका ट्रॉमा वो जिंदगी भर कैरी करेंगे तो उनका लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है, उनका पर्सपेक्टिव सैड और डिसअपॉइंटेड हो जाता है और ऐसी घटना जिसके साथ होती है उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो ये थी इस पोएम की एक सिंपल समरी। चलिए अब इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन।
चलिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन में देखते हैं कि ये वर्ड डिक्सी क्यों यूज़ किया गया है, पोएट ने डिक्सी को ही क्यों चुना है इस पोएम की प्लेसमेंट के लिए। तो डिक्सी से हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 मतलब हैं। नंबर 1, मैंने आपको बताया कि डिक्सी एक ऐसी टर्म है जो अमेरिका के सदर्न स्टेट्स को इकट्ठा करके उनके लिए यूज़ की जाती है। डिक्सी में क्यों ये पोएम प्लेस्ड है, क्योंकि डिक्सी में 1920s में रेसिज्म बहुत ज़्यादा था। सिर्फ 1920s की डेकेड में ही 400 से ज़्यादा लोगों की लिंचिंग करके उनको मार डाला गया था और उनकी बॉडी को लटका दिया जाता था बाकी लोगों को देखने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए। और उस वायलेंस पे कोई केस नहीं होता था क्योंकि जजेस जो थे वो भी वाइट थे, तो ब्लैक लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं था। तीसरी बात, डिक्सी के नाम को लैंगस्टन ह्यूज ने यहाँ पर यूज़ किया है आयरनी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि डिक्सी नाम का एक सॉन्ग 1860 में जब अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुई थी और ब्लैक लोगों ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी इनजस्टिस के अगेंस्ट, उन्होंने कोशिश की थी सोसाइटी में अपने लिए एक इक्वल जगह पाने की, उस वक्त पे ये डिक्सी सॉन्ग उनका एंथम था। उस सॉन्ग को वो प्यार करते थे, उसमें वो प्राइड शो करते थे, लेकिन आज वही डिक्सी नाम उनके लिए एक पेन का सोर्स बन गया है। सेकेंड लाइन इज ब्रेक द हार्ट ऑफ मी, और वो ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में जब पोइट्री में कुछ लिखा जाता है तो वो साफ साफ कहा नहीं जा रहा, यहाँ स्पीकर ये बात सिर्फ फील कर रही हैं कि इस बात को याद करते हुए भी, शुरू करते हुए भी मेरा दिल टूट रहा है। दूसरी चीज़ ये कि वो ये नहीं कहती कि माई हार्ट इज़ ब्रेकिंग, वो कहती है इट्स ब्रेकिंग द हार्ट ऑफ मी, यानी कि सिर्फ दिल ही नहीं टूट रहा है, उनका एंटायर बीइंग, ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही पूरी टूट चुकी हैं इस घटना को याद करके। उससे नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं दे हंग माई ब्लैक यंग लवर। अब यहाँ पर किसने उस लवर को मारा है और वहाँ टांग दिया है? दे मतलब ये एक भीड़ का काम है, एक मॉब का काम है, यानी कि एक कम्युनिटी ने एक इनोसेंट पर्सन को वहाँ मार कर टांग दिया है। दूसरी चीज़, स्पीकर कहती हैं दे हंग माई ब्लैक यंग लवर, वो यंग ब्लैक लवर नहीं कह रही हैं, वो ब्लैक वर्ड पे एम्फेसाइज कर रही हैं, इसीलिए उसको पहले कह रही हैं। आपको ये हिंट दिया जा रहा है कि द कलर ऑफ द स्किन ऑफ द पर्सन हैज़ टू डू समथिंग विद वाई दिस हैपेंड। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो लड़का ब्लैक था। स्टैंजा की लास्ट लाइन हमें बताती है कि उसकी डेड बॉडी को एक क्रॉस रोड्स ट्री से टांगा गया है। क्रॉस रोड्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पे चौराहा होता है, ज़्यादा लोग आते जाते हैं। बॉडी को यहाँ इसलिए टांगा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखकर एक लेसन ले सकें। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्रॉस और रोड्स के बीच में एक स्पेस है, जबकि क्रॉस रोड्स एक सिंगल वर्ड होता है। यहाँ पर पोएट क्रॉस वर्ड को एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। क्रॉस वर्ड की जो रेफरेंस है वो बाद में भी आएगी। तो आप शायद एक और ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको क्रॉस पे टांग दिया गया था। जी हाँ, मैं जीसस क्राइस्ट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से जीसस क्राइस्ट इनोसेंट थे और उनको एक कम्युनिटी ने क्रॉस से टांग दिया था, उनकी क्रूसिफिक्शन कर दी थी, उसी तरह से यहाँ एक और इनोसेंट इंसान को एक कम्युनिटी ने क्रॉस रोड्स ट्री से टांग दिया है। क्रॉस वर्ड यूज़ करने का यहाँ पर एक और पर्पज़ है। 1920s में कू क्लक्स क्लैन, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, वो कम्युनिटी रात में इकट्ठा होती थी और जगह जगह क्रॉसेस को बर्न करती थी, क्योंकि ब्लैक कम्युनिटी और जूस ये लोग जीसस क्राइस्ट की पूजा करते थे और क्रॉस की पूजा करते थे। तो उनको डराने के लिए और धमकाने के लिए और उनको हर्ट करने के लिए कू क्लक्स क्लैन के लोग रात में क्रॉस को जलाते थे। तो जैसे ही लैंगस्टन ह्यूज इस पोएम में ये वर्ड क्रॉस को रोड से अलग कर देते हैं, तो वो क्रॉस बोलते ही हमें उन सब चीज़ों की याद आ जाती है और एक नेगेटिव मेमोरी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि किस किस तरह से ब्लैक कम्युनिटी को इंटिमिडेट किया जा रहा था। सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन फिर से रेपिटेशन है। डिक्सी वर्ड को एम्फेसाइज करने के लिए रेपिटेशन की गई है और ये बताने के लिए रेपिटेशन की गई है कि स्पीकर जो है वो होश में नहीं है, एक ही बात को बार बार दोहरा रही हैं, इतने ट्रॉमा में वो हैं। एक और पर्पस ये रेपिटेशन सर्व करती है, ये इस पोएम को एक सॉन्ग लाइक क्वालिटी देती है। एक सॉन्ग में जैसे एक लाइन यूजुअली 3 से 4 बार रिपीट होती है, जो ओपनिंग लाइन होती है, उसी तरह से यहाँ भी ओपनिंग लाइन बार बार रिपीट हो रही है और इस पोएम को एक सॉन्ग जैसा स्ट्रक्चर दे रही है।
नेक्स्ट लाइन, ब्रूज्ड बॉडी हाई इन एयर, फिर से एक बार ब्रैकेट में है। फिर से वो ये सिर्फ सोच रही हैं या उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है लेकिन वो बोल नहीं पा रही हैं। यानी कि जब भी वो कोई बात करने की कोशिश कर रही हैं तो अपने लवर की बॉडी पेड़ पर टंगी हुई उसकी जो इमेज है वो उनके सामने आ रही है। बॉडी नंबर 1 ब्रूज्ड है। ब्रूज यानी नील पड़े हुए हैं उनकी बॉडी पर। इंजरी नहीं है, ब्रूज है, इसका मतलब उनको पीटा गया है। जब किसी को पीटा जाता है तब उसकी बॉडी ब्रूज होती है। और नंबर 2, बॉडी इज हंग हाई इन एयर, मतलब बॉडी को ऊंचा टांगा गया है, नीचा नहीं टांगा गया है। जितनी ऊंची वो बॉडी टंगी होगी उतने ज़्यादा लोग देख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दिखाने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, लेसन देने के लिए बॉडी को बहुत ऊंचा टांगा गया है। तो स्पीकर अब वो ब्रूज्ड बॉडी की इमेज जो हाई इन एयर टंगी हुई थी उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हैं। जैसे ही वो उस इंस्टेंस के बारे में बात करना शुरू करती हैं उनकी नज़रों में वो इमेज अपने आप आ जाती है और वो दुखी हो जाती हैं, उनका दिल टूट जाता है। अब नेक्स्ट लाइन में वो कहती हैं, आई आस्क्ड द व्हाइट लॉर्ड जीसस व्हाट वाज द यूज ऑफ प्रेयर। इस घटना के बाद उनका फेथ भगवान में भी हिल चुका है। उनका जो भगवान है व्हाइट लॉर्ड जीसस, उनसे वो पूछ रही हैं कि प्रेयर करने का क्या यूज़ हुआ जब इन सर्कमस्टांसेस पे हम जैसे लोगों का कोई कंट्रोल ही नहीं है। यहाँ पे लैंगस्टन ह्यूज फिर से जीसस को लेके आए हैं, तो वो जो पिछली रेफरेंस क्रॉस को थी वो यहाँ फिर से रिपीट हो रही है। और व्हाइट लॉर्ड जीसस, उनका कलर बताने का पर्पस ये है कि वो स्पीकर ये दिखाना चाह रही हैं कि जो ब्लैक कम्युनिटी है एक ब्लैक गॉड को नहीं, वो एक वाइट गॉड को ही मानते हैं। उनकी नज़रों में ब्लैक और वाइट के बीच में कोई फ़र्क नहीं है, वो लोग एक वाइट जीसस को ही मानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कू क्लक्स क्लैन की कम्युनिटी जैसे लोग वाइट होने के बावजूद क्रॉस को जला रहे हैं जो कि जीसस क्राइस्ट का एक सिंबल है, जबकि जीसस क्राइस्ट तो खुद ही वाइट थे। तो कलर को लेकर भेदभाव करना लॉजिकल नहीं है। तो इस लाइन के थ्रू लैंगस्टन ह्यूज आपको ये दिखा रहे हैं कि जब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, वायलेंस और क्रूअल्टी होती है, तो उसका डीपेस्ट फेथ शेक हो जाता है और उसकी साइकी पर बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि लिंचिंग हो गई, पीट पीट कर मार डाला, लेकिन न्यूज़ में हमें सिर्फ फैक्ट्स पता चलते हैं। पोइट्री में हम उन इमोशंस के बारे में जान सकते हैं जो एक पर्सन पे गुजरते हैं जब उसके साथ ऐसा ट्रैजिक इंस्टेंस कोई हो जाता है। लास्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन फिर से एक रेपिटेशन है। फिर से डिक्सी एज अ हब ऑफ रेसिज्म को एम्फसाइज किया गया है। फिर से ये बताया गया है कि एक सॉन्ग है और सेम लाइन बार बार रिपीट हो रही है। फिर से ये बताया गया है कि स्पीकर इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है कि वो एक ही बात को बार बार कह रही हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है। सेकेंड लाइन में ब्रेक द हार्ट ऑफ मी फिर से ब्रैकेट में है और ये फिर से रेपिटेशन है। फर्स्ट स्टैंजा में भी ये लाइन आई थी, उससे हमें बस यही मालूम पड़ रहा है कि जो इमोशनल स्टेट उनका फर्स्ट स्टैंजा में था वही इमोशनल स्टेट उनका लास्ट स्टैंजा तक है। इस सॉन्ग को गाने से, लोगों को इस बारे में बताने से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है, यानी कि उनका पेन नेवर एंडिंग है। और पोएम की लास्ट 2 लाइन्स में वो कहती हैं, लव इज अ नेकेड शैडो ऑन अ नाल्ड एंड नेकेड ट्री। ये जो लास्ट 2 लाइन्स हैं ये बहुत इम्पैक्टफुल और डीप हैं। इसमें ये बताया गया है कि वो इतना ज़्यादा शॉक हो गई हैं इस ट्रैजिक इंसिडेंट से कि अब उनकी डेफिनेशन ही चेंज हो गई है लव की। अब लव उनके लिए कोई जॉयफुल एक्सपीरियंस नहीं है। अब जब भी वो लव के बारे में सोचेंगी तो उनको वो शैडो याद आएगी अपने लवर की डेड बॉडी की टंगी हुई एक नार्ड और नेकेड ट्री पे। उस ब्लैक यंग लवर की डेड बॉडी एक ऐसे ट्री पे टंगी हुई थी जो घोस्टली, स्कैरी और नेकेड था। नेकेड से मतलब उस पे कोई लीफ, फ्लावर, फ्रूट नहीं था। वो एक डरावना ट्विस्टेड सा ट्री था। और उसी ट्विस्टेड ट्री की तरह स्पीकर का लव के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है, ट्विस्ट हो गया है। अब जब भी वो प्यार के बारे में सोचेंगी तो उनको सिर्फ वो शैडो और वो डरावना ट्री याद आएगा, यानी कि वो ज़िंदगी भर के लिए अब प्यार से डरने लगेंगी। तो बस ये एंड था इस ब्यूटीफुल पोएम का। आप सोच रहे होंगे कि ये पोएम आपके सिलेबस में क्यों है, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो अफ्रीकन अमेरिकन लोग नहीं हैं। बट ये पोएम एक्चुअली अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के बारे में ही सिर्फ नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है। अगर आप आसपास देखेंगे तो आपको कई तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नज़र आएगी। इस पोएम का एम ये है कि जब भी आपके सामने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो तो आप समझ पाएँ कि उसका इमोशनल स्टेट क्या होगा और आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक सिंपैथेटिक ह्यूमन बीइंग बने ऐसी पोइट्री को पढ़ने के बाद।
तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।